नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे फार्मा सेक्टर के बारे में बात किया था कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, इसमें कौन सी शेयर्स हैं जो कि आगे चल के मल्टीवेटर बन सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर या फार्मा सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसके रिसर्च रिपोर्ट पे, तो हमारे वेबसाइट स्टॉक इजी पे आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये रिपोर्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि हिंदी में। आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है, डिटेल में इसको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसके चार्ट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी डिटेल में। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पहले यहाँ पे फार्मा सेक्टर को देखते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पे ये साइडवेज है। और इसके चार्ट को अगर आप इस जो सेक्टर है, सेक्टर के अगर किसी भी स्टॉक को ओपन करेंगे तो वो आपको इस समय साइडवेज ही दिखेंगे यहाँ पे। तो जी फार्मा है, फार्मा से ये सारी चीजें लिंक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह यहाँ पे हेल्थ केयर जो सेक्टर है उससे हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें ये हेल्थ केयर से कनेक्टेड है। तो क्या होगा अगर ये सारी चीजें बढ़ेंगी, फार्मा बढ़ेगा। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया कि फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अगर फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर्स है, इंडस्ट्री एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे आपने यहाँ पे देखा फार्मा सेक्टर का इस समय चार्ट देखेंगे कैसे साइडवेज दिख रहा है, वैसे सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपको वही चीज देखने मिलेगा। ये निफ्टी इंडेक्स हेल्थ केयर का ये चार्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो आपको सेम देखने मिलेगा किस तरह यहाँ पे प्राइस अपने रेसिस्टेंस को यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, यानी कि प्राइस बार बार इस रेंज में आकर यहाँ से रिटर्न नीचे चला जा रहा है। और यहाँ पे बस ये यहाँ पे पुश चाहिए इस शेयर को, इस सेक्टर को। जैसी पुश मिलेगा सेक्टर तुरंत ऐसे ऊपर की ओर भागने लगेगा। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर ऊपर जाएगा वैसे ही फार्मा सेक्टर्स भी ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि आप भी देख सकते हैं फार्मा सेक्टर किस तरह यहाँ पे साइडवेज है। दोनों आपका चार्ट आपको यहाँ पे सेम देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर सेक्टर में ये चीज चल रही है, इसके यहाँ पे इंडेक्स का जो चार्ट है अगर यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इसके जो शेयर्स है इस सेक्टर के वो भी साइडवेज होंगे। तो यहाँ पे हम बारी बारी सारी चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस सेक्टर में ऐसा क्या आ रहा है। ये जो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर है रैपिडली ये एक्सपांड हो रहा है, जहाँ सबसे बड़ा यहाँ यहाँ पे जो सबसे बड़ा फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस पे। कंट्री को 2025 तक लगभग 30 लाख नए हॉस्पिटल बेड्स और 15.4 लाख डॉक्टर्स और 24 लाख नर्सेस की यहाँ पे जरूरत थी, जिससे कि हेल्थ केयर डिमांड का स्केल समझ में आता है कि ये काफी बड़ा हो गया है। और 2030 तक ये $500 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये हेल्थ केयर सेक्टर में। गवर्नमेंट रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट यहाँ पे पूरी तरह करी, गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पे पूरी तरह सपोर्ट करी, खासकर एआई, जेन थेरेपी और कैंसर रिसर्च में। जबकि हेल्थ टेक सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फंडिंग और ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। और मेडिकल डिवाइस सेक्टर भी फास्ट ग्रो कर रही है, और जीएसटी रिडक्शन की वजह से प्रोडक्ट सस्ते और असेसेबल यहाँ पर हो गए हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड कोविड के बाद काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ गया है। प्रीमियम और मार्केट शेयर्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और स्टैंड लोन इंश्योरेंस फास्टर ग्रो कर रहे हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, राइजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एआई ड्राइवन हेल्थ टेक ग्रोथ मिलकर इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें मिलकर इसको और स्ट्रॉन्ग बना रही है। सबसे पहले अगर हम इस सेक्टर के हेल्थ केयर सेक्टर को इसका शेयर को देखें, एक पैटर्न आपको बता देती हूँ। इस समय इस शेयर में एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप ये हेल्थ केयर का जो सेक्टर है इसके कोई भी स्टॉक को उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर देखने मिलेगी।
अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स है, एफआईज और डीआईज, यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखेंगे, उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। आप देखिए अगर इस समय हम लोग मैक्स हेल्थ शेयर के इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो, देखने को मिला एफआईज का देखिए होल्डिंग 50% है और डीआईज का 21% है। देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में इधर एफआईज और डीआईज इन्वेस्टेड है इस शेयर में, मार ये मैक्स हेल्थ शेयर में। अगर आप देखें इसके यहाँ पर बैलेंस शीट में हम जाएंगे और यहाँ पे आप इसके एक्सपांशन को देखिए किस तरह यहाँ पे इसने यहाँ पे फिक्स एसेट लिया हुआ है, यहाँ पे कैपेक्स किया हुआ है। मार्च 2024 में यहाँ पे 8,000 करोड़ का इनका कैपेक्स था और यहाँ मार्च 2025 में अगर देखेंगे तो 11,502 करोड़ का इनका यहाँ पे कैपेक्स, यानी भारी मात्रा में यहाँ ये कैपेक्स कर रहे हैं। मतलब इनको पता है कि फ्यूचर में यहाँ पे डिमांड आने वाली है, जिसके लिए कंपनी अपने आप को सप्लाई के लिए यहाँ पे रेडी कर रही है। अगर आप यहाँ पे इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो वो भी यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का अगर यहाँ पे इसके प्राइस को देखेंगे तो 945 चल रहा है, इनका मार्केट कैपिटल काफी अच्छा है 91,928 करोड़ का। ये है मैक्स हेल्थ शेयर, सिर्फ एक शेयर के बारे में अभी अभी तक बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे और शेयर्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स कितने ज्यादा इस शेयर में इंटरेस्टेड है। चलिए हम पहले इसके चार्ट को देखेंगे कि चार्ट मैक्स हेल्थ, जो ये मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट हमसे क्या बोल रहा है, क्या अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आपको ना इसके जो जैसे कि हमने इसके इंडेक्स चार्ट को देखा, उसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे इसका इंडेक्स ही नहीं परफॉर्म कर रहा है तो चार्ट कैसे परफॉर्म, ये शेयर कैसे परफॉर्म करेगा। देखिए सेम चीज देखने मिलेगी कि किस तरह यहाँ पे इसका प्राइस अभी तक नीचे है। जब तक ये जो सेक्टर है हेल्थ केयर का, जब तक इसमें कोई ऐसे बूस्ट नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट के साइड से कोई पुश नहीं मिलेगा, तब तक ये जो सेक्टर है ये ऊपर की ओर अभी तक नहीं जाते हुए दिख रहे, क्योंकि सर मार्केट का माहौल भी बहुत खराब है। आइए हम यहाँ पे और शेयर्स को देखते हैं, जैसे कि एचसीजी को हम देखेंगे, हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस को। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जाके देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे डीआईज ने भारी मात्रा में लेके रखा है। यहाँ पे उसके पास अप्रोक्स 19% की होल्डिंग डीआईज ने रखी हुई है और यहाँ पे एफआईज ने कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को घटाई है, जो कि 64.21% पर है और डीआई एफआईज की यहाँ पे होल्डिंग काफी कम है, अब बोल सकते हैं अप्रोक्स 3% है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने लायक है, जो कि यहाँ पे प्लेज परसेंटेज। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर है 64% में से इनका 5% इन्होंने यहाँ पे उसको गिरवी रख दिया हुआ है ये शेयर को। ये सारी चीजें आपको देखनी है अगर आप कोई स्टॉक पिक करते हैं। ये नहीं कि हेल्थ केयर सेक्टर ऊपर जाने वाला तो आप कोई भी स्टॉक पिक कर लेंगे, नहीं, आपको उस सेक्टर को पहले एनालाइज करना है, फिर उसमें जाके देखना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब जाके आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अभी हम नेक्स्ट दूसरे शेयर को देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए शेयर को, अब हम वापस यहाँ इन्वेस्टर पे जाएंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि आप यही पैटर्न देखने वाले हैं कि ये जो यहाँ पे जो हेल्थ केयर के जो सारे स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड है। ये शेयर में आपको एफआईडीआईज इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे, लेकिन आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, एफआईज के पास पहले यहाँ होल्डिंग नहीं थी और उन्होंने दिसंबर 2025 में डायरेक्टली यहाँ पे 12.47% की होल्डिंग खरीद ली है। मतलब इतनी भारी मात्रा में इन्होंने बाइंग क्यों की है। अगर कोई एफआईज जेएस बाइंग करते हैं तो ये नहीं कि वो बाय कर रहे तो हम भी खरीद ले, नहीं, पहले हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट जो बोल रहा है क्या वो चीज कर पा रही है या नहीं, उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कंपनी के ऊपर डेट है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप इस शेयर को जाके डिटेल में एनालाइज करिए कि एफआईज ने इसमें इतनी भारी मात्रा में क्यों बाइंग किया, ऐसा क्या होने वाला है इस शेयर में। अब हम देखेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर शेयर को। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इन्वेस्टर्स में जाकर तो यहाँ भी आपको यही चीज देखने मिलेगी, सेम चीज। अब देखिए एफआईज का 27.84% की होल्डिंग है और डीआईज 29.33% की उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग ले रखी है। यानी आप देखिए ना एफआईज और डीआईज कितने ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में इंटरेस्टेड है। ये सेम चीज ना आपको फार्मा सेक्टर में भी
जाके देखने को मिल जाएगी। अगर आप फार्मा सेक्टर में जाएंगे वहां भी आपको एफआईज और डीआईज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखेंगे। आप ये देखिए वो अपनी होल्डिंग घटा नहीं रहे, उन्होंने एकदम 20, 25, 30, 40, 50% तक उन्होंने अपनी होल्डिंग बना रखी है। जैसे कि हमने मैक्स हेल्थ में देखा था कि एफआईज ने 50% के आसपास अपनी होल्डिंग बना रखी है। अगर आप यहाँ पे एफआईज डीआईज को देखेंगे तो एफआईज की तो यहाँ पे सिर्फ 1.48% की होल्डिंग, लेकिन डीआईज ने यहाँ पे अच्छी होल्डिंग बना रखी है। उन्होंने 17.44% की यहाँ पे अपनी होल्डिंग रखी है। उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग घटाई नहीं है, उन्होंने यहाँ पे बना रखी है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मेट्रोपोलिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मेट्रोपोलिस ब्रांड के, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। एफआईएस जीआईएस की तो इतनी ज्यादा होल्डिंग बड़ी यहाँ पे दिख नहीं रही है। यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे 16.84% की होल्डिंग है, और यहाँ पे जो डीआईज है उनका 7.51% की होल्डिंग है, और यहाँ पे इनका अप्रोक्स 4% की होल्डिंग है। इस शेयर में यहाँ पे एफआईएस डीआईज इतने इन्वॉल्व हमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट दूसरे शेयर को जाके देखेंगे क्या हो रहा है इस शेयर में। एस्ट्रीम डीएम हेल्थ केयर शेयर। अब आप देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कि सारे शेयर्स में किस तरह यहाँ पे एफआईएस डीआईएस काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो, बाइंग करते ही जा रहे हैं। अगर सबसे पहले आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखिए, कितनी यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, जो प्रमोटर है उनकी 40.39% की होल्डिंग है। ऐसे देख के लग रहा है हाँ ठीक है, ठीक तो है, इतनी भी ज्यादा कम इनकी होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 40% गिरवी रख दी। जो इनके पास यहाँ पे 40% होल्डिंग है, इसमें से 40% उन्होंने यहाँ पे अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया हुआ है। और ये रेड फ्लैग होता है, इसको अच्छे से एनालाइज करना होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी क्यों रखा हुआ है। ये सारी चीजें डिटेल में कभी भी एनालाइज करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो डीआईज ने भी यहाँ पे भारी मात्रा में अपनी होल्डिंग रखी हुई है, उन्होंने घटाई ही नहीं है, 26.12 की होल्डिंग रखी है। लेकिन यहाँ पे नजर देने वाली बात ये है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं, प्लेज कर रखा है अपने शेयर को। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। यहाँ पे हम इस शेयर को देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें, सेम पैटर्न आपको मिलेगा कि यहाँ पे डीआईज और एफआईज की यहाँ पे 19% की होल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाल पैथ लैब को देखेंगे। लाल पैथ लैब का तो आपने सुना ही होगा, काफी ज्यादा नाम है इस शेयर का, इस कंपनी का। अगर आप यहाँ पे आएंगे इन्वेस्टर्स में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डीआईस की होल्डिंग है वो यहाँ पे 19% है, और एफआईस की यहाँ पे 20% होल्डिंग है। आप देख रहे हैं अभी तक हमने जितने भी शेयर्स देखे हैं, एफआईस डीआईस मिनिमम 20% वो इन्वेस्टेड ही है। यानी ये काफी ज्यादा एक हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एफआईस डीआईस ऐसा क्या देख रहे हैं फार्मा शेयर में और यहाँ पे हेल्थ केयर शेयर में, ऐसा क्या है इस सेक्टर में कि ये इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो हमें भी यही काम करना है, ये जो अच्छे अच्छे सेक्टर्स है इनमें से हमें एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हमें देखना, हर एक कंपनी को उठा के देखना चाहिए, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो सब देखने के बाद ही हमें कभी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो हम भी इन्वेस्ट करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारा लिमिट है लॉस सहने की, उसके हिसाब से देख के इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग 11% है, डीआईएस की 7% है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक ज्यादा वॉल्यूम में इन्वेस्टेड है, 17% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक ने बना रखी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट में, तो कंपनी की बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो इन्होंने भी कैपेक्स किया है। आप देखेंगे मार्च 2024 में इनका जो कैपेक्स था, वो जो इनका फिक्स असेट था 2651 करोड़ का था, और मार्च 2025 में ये बढ़कर 4266 करोड़ का यहाँ पे इनका कैपेक्स बन गया है। अब आगे हम और एक दो शेयर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे किम्स को देखेंगे, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये शेयर को हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने भी प्लेज कर रखा है अप्रोक्स 4% शेयर को अपने। यहाँ पे इन्वेस्टर की होल्डिंग 34% है, जिसमें से अप्रोक्स
4% इन्होंने प्लेज कर दिया अपने शेयर को। अब देखिए कंटिन्यू इनकी होल्डिंग यहाँ पे गिरती जा रही है। वापस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि किस तरह डीआईज और एफआईज इंटरेस्टेड है। एफआईज 40% है, डीआईज 32% की होल्डिंग यहाँ पे है। आप देखेंगे हर एक शेयर में ये काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टेड दिखेंगे। सुरक्षा डायग्नोस्टिक हम ये शेयर पे आ गए। अब इसका देखेंगे मार्केट कैपिटल काफी कम है, 1306 करोड़ का है यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल। अगर आप इन्वेस्टर्स को देखें तो यहाँ पे जो डीआईज है 23% की होल्डिंग रेट ले रखा उन्होंने, और एफआईज की 13.46% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका रेवेन्यू काफी छोटा चल रहा है। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 252 करोड़ का इनका यहाँ पे रेवेन्यू है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि कम से कम उसको लिस्ट हुए 10 साल हो, जिससे कि हमें उस कंपनी का प्रोसेस पता चले, बिजनेस मॉडल समझ में आए, और कंपनी जो बोल रही है मैनेजमेंट क्या वो काम कर रही है कि नहीं। ये सारी चीजें जब कंपनी ज्यादा दिन तक लिस्टेड हुई रहती है तो वो ये सारी चीजें हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। अगर कंपनी को 1 ही 2 साल हुआ है आए हुए, तब वो कंपनी को इतने अच्छे से एनालाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए थायरो केयर टेक्नोलॉजी कंपनी को देखिए यहाँ पर, ये भी हेल्थ केयर सर्विस की है। आप देखो इसका जो देखिए प्लेस देखिए 100% कर दिया है। इनके पास होल्डिंग कितनी, 60% की। अब जो नए नए होते हैं रिटेलर्स ट्रेडर्स होते हैं जो नए नए, वो क्या यहाँ पे देख लिया अरे इनके पास तो 60% की होल्डिंग है, ये तो एक अच्छा जो परसेंट है इन्होंने होल्ड कर रखा है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 100% की होल्डिंग अपनी पूरी, इन्होंने 100% पूरी की पूरी इन्होंने प्लेज कर दी है। और यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग 20% उन्होंने होल्ड कर रखा है। देखिए यहाँ भी डीआईएस यहाँ पे भी एक्टिव है, वो इस शेयर में भी अभी भी इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको ये सोच के नहीं करना है कि एफआईएस डीआईएस इंटरेस्टेड है तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से आपको शेयर्स को एनालाइज करना है, फिर उस शेयर में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। विजय, ये शेयर्स को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने एकदम छोटा सा 9% यहाँ पे रखा हुआ है गिरवी। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक टाइम था एफआईएस की होल्डिंग 25 थी जो कि घट के 15% की हो गई है, और डीआईएस की 13, बोल सकते हैं 14% की थी, और अब जो कि बढ़ के 28% की हो गई है। आप देख रहे हो कि किस तरह यहाँ पे एफआईएस डीआईएस जम के उन्होंने पैसा लगा रखा है। ऐसे अगर आप सेम फार्मा कंपनीज को भी देखेंगे ना जाके, आपको सेम पिक्चर देखने मिलेगी कि एफआईएस डीआईएस ने एकदम भर दिए हैं। उन्होंने यहाँ पे शेयर्स बहुत भारी मात्रा में खरीद रखा है, भारी मात्रा में वो इन्वेस्टेड है। यानी उनको कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह पब्लिक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, एकदम छोटे मात्रा में। अगर यही आप अगर ये जो पैनी स्टॉक्स है ना यहाँ पे, जो अगर आप पैनी स्टॉक्स देखें ना, पीटीसी, ये सारे आप देखेंगे ना, सीआई इंडस्ट्रीज, ये सब में अगर आप जाके अगर देख ले, ये जो इन स्विफ्ट लैब, लेशा इंडस्ट्रीज, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रिटेलर्स मिलेंगे। रिटेलर्स का परसेंट 70% है, 90% है। ऐसे शेयर्स में जाकर रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर करिए, आप अच्छे स्टॉक को ढूंढिए, उसको एनालाइज करिए, आप देखिए कि जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं क्या वो कर रहे हैं। आपको देखिए क्या क्या करना है, पहले आप कोई स्टॉक पकड़िए और सबसे पहले उसका मार्केट कैपिटल देखिए क्या चल रहा है, क्या कंपनी ने डेट अपने, उसका जो मार्केट कैपिटल है क्या उससे ज्यादा है। ये चीज को आप पहले देखिए, फिर देखिए कि जो कंपनी का प्लेज परसेंटेज कितना है। कि अगर नहीं रहेगा तो सबसे बेस्ट है, वो तो एकदम ग्रीन फ्लैग है। अगर रह रहा है तो देखिए कि क्यों है, कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी क्यों रखा है। फिर आप इसके फाइनेंशियल्स पे आइए, देखिए कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, कंपनी के रेवेन्यू कहीं रुक तो नहीं गए, क्या वो धीरे धीरे ग्रोथ दिखा भी रही है या नहीं। ये चीज को देखिए, देखिए इंटरेस्ट कितना हो रहा है कंपनी का, डेप्रिसिएशन पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आके बैलेंस शीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना ही चाहिए, वही बताती है कंपनी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अब बोरोइंग्स को देखिए कि कंपनी कितना बोरो कर रही है, और जो लोन ले रही है उस लोन का क्या कर रही है, क्या फिक्स एसेट में है, यानी कि कैपेक्स कर भी रही है या नहीं। अगर नहीं कैपेक्स कर रही तो वो लोन्स की क्या कर रही है।
आज ट्रेड रिसीवेबल पे भी ध्यान दीजिए कि कंपनी ने यहाँ पे जो रेवेन्यू बेचा है, ये तो उन्होंने बोल दिया कि इतना पैसा हमारे पास है, लेकिन इसमें से भी अभी कितना आना बाकी है वो चीज हमें ट्रेड रिसीवेबल में पता चलती है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बोलिए, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके कैश फ्लो को एनालाइज करना है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसको कैश में वो कितना कन्वर्ट कर पा रही है। फिर आप उसके शेयर होल्डिंग पे जाके देखिए कि एफआईआईज कितने इंटरेस्टेड है उस शेयर में, फिर उसको एनालाइज करिए, प्रमोटर्स अपने होल्डिंग क्यों घटा रही है, ज्यादा अगर घट रही है तो क्यों, ऐसे हर एक रीजन को समझिए, उसके एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पे रीड करिए। यहाँ पर मैनेजमेंट से जो रिसर्च एनालिस्ट लोग बात करते हैं वो सारी चीज को यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे तो आधा पिक्चर तो यही आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।